बच्चों ये है मेंडल्स लॉ। अब मेनली जो मेंडल्स लॉ हम पढ़ेंगे, 3 लॉ मेंडल ने दिया था बेटा। एक्चुअली मेंडल ने 2 लॉ दिया था। ये तीसरा लॉ जो है डिराइव किया गया है मेंडल से, लॉ से, मेंडल से एक्सपेरिमेंट से डिराइव करके कार्ल कोरेंस एंड ह्यूगो डिब्राइस ने डिराइव करके इनको बता दिया ये भी एक लॉ है। तो मैंने तीनों लॉ को एक साथ रखा क्योंकि एनसीईआरटी में पता नहीं थर्ड लॉ कहीं लिखा है या नहीं। एनसीईआरटी में लॉ को पता नहीं अपने किस तरीका से लिखा हुआ है। किसी को अगर कोई अच्छा बच्चा होगा उसको बोल देंगे मेंडल कितना लॉ दिया था, कौन सा है और जो लॉ है वो क्या है, वो घबरा जाएगा। तो तीनों लॉ को सिस्टमेटिक तरीका से मैं समझाऊंगा, उसको समझोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहला जो लॉ है, पहला लॉ का नाम लॉ ऑफ डोमिनेंस है, दूसरा लॉ का नाम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ट्रेड्स, सेम है वो दोनों। एंड तीसरा लॉ जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। अब हमें जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट होगा तीसरा लॉ, अब हमें पहले क्या करेंगे, इन लॉ को पढ़ेंगे एक एक करके। लॉ को एक एक करके जब पढ़ेंगे, देखो यहां पर मैंने उसको रख दिया। अब हमें पढ़ेंगे लॉ। तो सबसे पहले मेंडल का फर्स्ट लॉ को पढ़ेंगे। क्या है मेंडल फर्स्ट लॉ? लॉ का नाम होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, अगर तुम्हें डेफिनेशन पता नहीं चल पाता है, लिख नहीं पाते हो, ट्रिक्स बताता हूं सुनो। आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर दो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद आप जब आपके पास जब F1 आएगा वहां से डेफिनेशन स्टार्ट करो। F1 में हेटेरोजाइगोट्स होता है, तब डेफिनेशन स्टार्ट करो। इन ए हेटेरोजाइगोट कंडीशन डोमिनेंट एलीली एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर, द लॉ इज नोन एज ए लॉ ऑफ डोमिनेंस। इन ए हेटेरोजाइगोट कंडीशन, अगर मैं इसको लिखूंगा तो यही चीज लिखूंगा। तो थोड़ा सा अगर मैं तुम लोगों को ऐसे बताता हूं, मान लीजिए ये कैपिटल टी है, ये क्रॉसिंग विथ स्मॉल टी। तो जब इसको हमने बनाएंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यही होता है F1। अब मैं डेफिनेशन लिखता हूं, देखो कैसे लिखता हूं। इन F1 जनरेशन, इन F1 जनरेशन, इन F1 जनरेशन, इन F1 हेटेरोजाइगोट कंडीशन, F1 हेटेरोजाइगोट्स, हेटेरोजाइगोट कंडीशन, इन F1 हेटेरोजाइगोट्स कंडीशन dominant allele expresses their character, expresses their character, expresses their character called law of dominance, law of dominance। तो डोमिनेंट एलीली जो होता है, डोमिनेंट एलीली एक्सप्रेसेस देयर कैरेक्टर इन F1 हेटेरोजाइगोट कंडीशन, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस। इट मींस रिसेसिव एलीली डज नॉट एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर इन F1 हेटेरोजाइगोट कंडीशन। इसका मतलब यही है, लेकिन हमें सिर्फ डोमिनेंट को एक्सप्रेस करेंगे। In F1 heterozygote condition, dominant allele expresses their character, but recessive allele, मैंने लिखा नहीं, तुम लिख लो, but recessive allele does not express their character, that is recessive allele itself is masked, खुद मास्क हो जाएगा, अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। This is called the law of dominance। इसकी ग्रेट ड्रॉबैक क्या आ गया, इनकी ड्रॉबैक क्या आ गया, इनकी ड्रॉबैक क्या आ गया, इनकी ड्रॉबैक आ गया, ड्रॉबैक, इनकी ड्रॉबैक ये आया, पहला ड्रॉबैक कि ये सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए एप्लीकेबल होता था, यानी जनरली एप्लीकेबल, थोड़ा बहुत डायरेक्ट है लेकिन हम लिखेंगे जनरली एप्लीकेबल
generally applicable in monohybrid cross in pea plant. ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड पी प्लांट पे, कुछ और प्लांट भी होंगे लेकिन पी प्लांट के लिए एप्लीकेबल है, स्वीट पी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और कई सारे प्लांट होंगे जिसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यानी यूनिवर्सल करेक्ट नहीं है। तो हम कहेंगे सो नॉट यूनिवर्सली करेक्ट, यूनिवर्सली करेक्ट नहीं है बेटा ये। तो ये लॉ सबको मानता नहीं है, यूनिवर्सली करेक्ट नहीं है। तो ये है रीजन कि मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये क्यों तो सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ पी प्लांट के लिए सक्सेस है, बाकी कहने के लिए तो बहुत है। कहीं पर लिखा था, मैंने पढ़ा था, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नॉट अकर, तो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं हुआ, ये तो अच्छा है, मेंडल इसलिए सक्सेस हुआ था। ये थोड़ी ना लिखेंगे बुक में लिख दिया तो, बुक्स तो कुछ भी लिखते हैं। एक चीज बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, फिजिक्स में बड़े बड़े अक्षर है, फिजिक्स में बड़े बड़े अक्षर है, नाम बताता हूं, डीसी पांडे, एससी वर्मा, बड़े बड़े नाम हैं। केमिस्ट्री करो आपने क्लासेस अभी, केमिस्ट्री में बड़े बड़े अक्षर है, ओपी टंडन है, आपका पी बहादुर है, बहुत बड़े बड़े है, कई हम जानते भी नहीं है। बायोलॉजी में एक अक्षर का नाम बता दो मुझे, जिसका नाम बताओगे उनके बुक में जो लिखा होगा उन्हें खुद मालूम नहीं होगा, नहीं बता पाओगे, नहीं है। जो इस लेवल के, मतलब नीट लेवल की कोचिंग के लिए मैं बात कर रहा हूं, वो नहीं होते। बड़े बड़े अक्षर जो होता है बायोलॉजी में, फॉरेन अक्षर तो बहुत है, तो वो सब की बात नहीं कर रहा हूं। तो बायोलॉजी में जनरली सारे चीज को इकट्ठा करके पढ़ाना भी मुश्किल है। खैर छोड़िए, अब ये हो गया हमारा कहानी कौन सा, ये हो गया मेंडल से फर्स्ट लॉ गया। अब हम कहेंगे मेंडल से सेकंड लॉ। बेटा मेंडल सेकंड लॉ क्या होता है? सेकंड लॉ का नाम क्या होता है? लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। इसका दूसरा भी एक नाम है जिस नाम को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर ट्रेट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ट्रेट, सेग्रीगेशन सेम नाम है, लिखूं, और में हमें कह सकते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ट्रेट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ट्रेट, ये दूसरा लॉ है। मतलब सेकेंड लॉ का दो नाम है, ये और ये दोनों सेम है। क्या है सेकेंड लॉ? क्या है सेकेंड लॉ? मान लीजिए दो बच्चे दो घर से आते हैं, एक साथ मेरे पास बैठ के पढ़ा। जब छुट्टी होगा क्या ये दोनों एक घर जाएंगे? नहीं जाएंगे, अपने अपने घर जाएंगे। यही है सेकेंड लॉ। क्या होता है सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ कहता है कि इन ए, ये सेकेंड लॉ को लिखेंगे। सेकेंड लॉ क्या कहता है ना, इन ए हाइब्रिड यूनियन the two allele come from different parents and remain together, perform their character without altering or mixing or diluting the character with each other, but during gamete formation the two allele are separated from each other. This is called second law. मैं क्या लिखा मैं बताता हूं। in a hybrid union two allele comes
comes from different parent remain together and performs phenotypes without altering diluting mixing। तीनों नाम है, मैंने एक रख रहा हूं। विदाउट अल्टरिंग character of each other but during gamete formation these two alleles are separate from each other, ये पूरे एक लाइन है। क्या करोगे देखो, इन हाइब्रिड यूनियन two allele are coming from the different parents, remain together, performs their character without altering, without mixing, without diluting with the character of each other, and finally when gamete formation occur, the two allele are separated from each other। अब दोनों घर से आए हो, मेरे पास बैठ के पढ़े हो, एग्जाम दिया, पढ़ा, जब एग्जाम खत्म हुआ तो अपने अपने घर चले गए। दिस इज सेकेंड लॉ। थोड़ा सा मैंने उसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा, कैसे दूंगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कैसे दूंगा, इधर देखो। मान लीजिए ये होता है मेल, ये होता है मेल, ये होता है फीमेल। तो मेल के पास है XY क्रोमोसोम है, फीमेल के पास क्रोमोसोम होता है XX। तो यहां से जो बच्चा बना, सपोज बच्चा बन गया X एंड Y, तो X आया फीमेल से, मदर से, Y क्रोमोसोम आया फादर से। तो ये हो गया हाइब्रिड यूनियन। क्या नाम उनका देंगे? हाइब्रिड यूनियन। इनका नाम देंगे हाइब्रिड यूनियन। अब ये हाइब्रिड यूनियन जब होगा, अब ये तो लड़का होगा, मेल होगा, इनके पास मेल कैरेक्टर होंगे, दोनों मेल के कैरेक्टर बनाएंगे एंड मेल कैरेक्टर बनेगा। जब ये बड़ा होगा, इनके पास गैमेटोजेनेसिस होंगे, गैमेट फॉर्मेशन जब होगा, गैमेट फॉर्मेशन, ये बड़े होके इनके पास गैमेट फॉर्मेशन होगा, जब प्यूबर्टी आएगा तो इनका X बियरिंग स्पर्म में के अलग हो जाएगा, Y बियरिंग स्पर्म में के अलग हो जाएगा। गैमेट फॉर्मेशन जब होगा, the two allele are separated, two allele are separated। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो लॉ है, यही है, ये सेकेंड लॉ यही है। दोनों पेरेंट से दो एलील आए XY, ये मेल बना, जब बड़ा हुआ इनका गैमेट फॉर्मेशन हुआ, XY सेपरेट हो गया। यही है सेकेंड लॉ। अब सेकेंड लॉ एक्चुअली यूनिवर्सली ट्रू है फॉर ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स, प्लांट्स, ऑल द थिंग्स। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल के लिए ये सच है, सारे प्लांट के लिए एप्लीकेबल है। इनके लिए कुछ टिप्स होता है, वो टिप्स को हमें शॉर्टकट में अगर चाहें तो थोड़ा यहाँ लिख सकते हैं। क्या टिप्स है इधर देखेंगे, लिखो। तो टिप्स ये है कि इनमें हमने क्या पढ़ा, क्या सुना ना। पहला चीज सुना कि जो सेग्रीगेशन ऑफ एलीली अकर इन ए रैंडम प्रोसेस। पहला पार्ट है सेग्रीगेशन ऑफ एलीली अकर इन ए रैंडम प्रोसेस।
रैंडम प्रोसेस, सेग्रीगेशन ऑफ एलील अकर इन ए रैंडम प्रोसेस। पहला देखो, ऐसा नहीं कि एक के पास कौन से फॉर्म के पास से वाई जाएगा, कौन से के पास से एक्स जाएगा, फिक्स नहीं है, रैंडम तरीके से जाता है। दूसरा होता है गैमेट इज ऑलवेज प्योर। गैमेट इज ऑलवेज प्योर फॉर ए ट्रेट और ए ट्रेट। क्या पॉइंट बोला? सेग्रीगेशन ऑफ एलील अकर इन ए रैंडम प्रोसेस एंड दूसरा बोला गैमेट इज ऑलवेज प्योर फॉर ए ट्रेट। लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट होता है ओनली वन गैमेट, only one allele enter into one gamete, enter into one gamete, only one allele enter into one gamete। ये तीन एक सिलेक्टिव पॉइंट होता है आगे के लिए, बट जो सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल वाज वेरी वेरी प्योर एंड इट वाज करेक्ट, इट वाज सक्सेसफुल एंड इट वाज applicable for all the sexually reproducing plant, animals, etc. इस तरीके से हमने देखा कि सेकेंड लॉ हमारा हो गया। सेकेंड लॉ को आपको अगर देखना होगा तो थोड़ा सेकेंड लॉ को इस तरीके से हमें देखेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर, ये सेकेंड लॉ था, फर्स्ट लॉ में डिस्कस कर चुके थे। तो अब हमें क्या करेंगे, थर्ड लॉ के बारे में जाएंगे। चलिए थर्ड लॉ के बारे में जाएंगे, थर्ड लॉ को डिस्कस करेंगे। तो अभी हमें जो थर्ड लॉ को डिस्कस करेंगे, तो ये थर्ड लॉ को हमें डिस्कस करने बच्चे, थर्ड लॉ ये है, थर्ड करेंगे। तो मेंडल थर्ड लॉ को हम पढ़ते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल का थर्ड लॉ क्या है उसको देखो बच्चा। ये जो थर्ड लॉ होता है ये एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द मेंडल्स डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट का थर्ड लॉ को हमें इस तरीका से डिराइव करना पड़ता है। कैसे? सबसे पहले मैं सुनाता हूं डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है ना बेटा। जो डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है, मैं सपोज ले रहा हूं टॉल एंड राउंड को ड्वार्फ रिंकल के साथ क्रॉस करवाऊंगा। तो टॉल राउंड को ड्वार्फ रिंकल के साथ जब क्रॉस करवाएंगे तो F1 आएगा टॉल राउंड, क्योंकि टॉल एंड राउंड से डोमिनेंट होता है। फिर जब दो F1 को सेल्फिंग कराऊंगा, सेल्फिंग, तो मेरे पास टॉल एंड राउंड 9 आएंगे, टॉल एंड रिंकली 3 आएगा, ड्वार्फ एंड राउंड 3 आएगा, ड्वार्फ एंड रिंकली 1 आएगा। तो रेशियो होगा 9:3:3:1। यही है हमारी एक्सपेरिमेंट। अब ये मेंडल थर्ड लॉ कहता क्या है? ये इसी चीज को लॉ के हिसाब से बताता है, लेकिन वो तो लॉ ऑफ सिर्फ प्री प्लांट के लिए है, तो ये कैसे लॉ हो जाएगा? यानी सैटिस्फाई सिर्फ सेकेंड लॉ है, ये सैटिस्फाई नहीं है। मैं यही कह रहा हूं ये क्या है ना। ये कहता है कि जब दो प्योर प्लांट हैविंग टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, या जब टू प्योर प्लांट है पॉजेसेस है टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ईच, मतलब टॉल एंड राउंड। देखो या टॉल राउंड के अलावा और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। मेंडल में 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, कोई और ले लेते हैं। कौन सा ले? फ्लावर कलर में, कलर में 3 होता है, कलर से चुनते हैं। कलर ऑफ द फ्लावर, कलर ऑफ द पॉड, चलो मतलब कलर पॉड एंड कलर ऑफ द फ्लावर को ले लेते हैं। तो सपोज मैं ले लूंगा कलर ऑफ पॉड एंड सारे कलर लेने से अच्छा नहीं होगा, दूसरा चेंज कर देता हूं। एंड पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन या शेप ले लेता हूं। कलर ऑफ द पॉड, शेप ऑफ पॉड, कलर एंड पॉड। तो पॉड का दोनों ले लेते हैं, शेप एंड कलर।
तो शेप कलर में क्या होगा, कलर ऑफ द पॉड का कैरेक्टर क्या हो जाएगा, पॉड का क्या, पॉड हो जाएगा ग्रीन, ग्रीन मटर ज्यादा डोमिनेंट है। तो यानी बड़ा जी जी शेप ऑफ द पॉड, शेप क्या होता है इनफ्लाटेड, बड़ा आई है, ठीक है। क्रॉसिंग हो जाएगा छोटा जी छोटा आई है, मतलब येलो पॉड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड, यानी उनका शेप थोड़ा उबड़ खाबड़ रहेगा। तो देखो ये दोनों बड़ा जी है, अगर आपको इसमें से कंफ्यूजन हो रहा है तो हम छोटा ले लेंगे, यही चल जाएगा, ठीक है। देखो बड़ा जी बड़ा आई है, छोटा जी छोटा आई है, तो इसके साथ में हमारे पास F1 क्या आ जाएगा, बड़ा जी बड़ा आई छोटा आई आ जाएगा F1। जैसे ही F1 आ जाएगा तो इसके पास से क्या हो जाएगा F1 के साथ है ना, F1 में जब आ जाएगा तो अभी बड़ा जी के साथ बड़ा आई ये आ जाएंगे 9 बार, बड़ा जी के साथ छोटा आई आ जाएगा 3 बार, छोटा जी के साथ बड़ा आई आ जाएगा 3 बार, अब छोटा जी के साथ छोटा आई आ जाएगा 1 बार। अब लॉ सुनो क्या है, अब लॉ सुनो क्या है ना, जब टू प्योर प्लांट, प्योर मतलब हमेशा पेरेंट जो होता है प्योर होता है, तो टू प्योर प्लांट हैविंग टू कंट्रैक्टिंग कैरेक्टर, इसमें से आता है ग्रीन पॉड एंड इन्फ्लाटेड पॉड। ग्रीन पॉड कलर में ग्रीन, शेप में इन्फ्लाटेड, ग्रीन पॉड इन्फ्लाटेड पॉड, इसमें से येलो पॉड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड, मतलब शेप में कॉन्स्ट्रिक्टेड, कलर में येलो, ये रिसेसिव ये डोमिनेंट। तो हो गया ना 2 कंट्रैक्टिंग कैरेक्टर, इसमें भी 2 कंट्रैक्टिंग कैरेक्टर है, इसमें भी 2 कंट्रैक्टिंग कैरेक्टर है। तो टू प्योर प्लांट हैविंग 2 कंट्रैक्टिंग कैरेक्टर when crossed the inheritance of one dominant gene, एक बड़ा जी है एक बड़ा आई भी है, the inheritance of one dominant gene is independent of other, एक दूसरे से हमेशा एक साथ इनहेरिट करेंगे ऐसा कोई मतलब नहीं है। दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लिंकेज, वो दोनों के बीच में लिंकेज कम है, दोनों पास पास नहीं है, दूर दूर है, एंड वो दूर दूर है तो दूर दूर में सेपरेट हो जाएगा। इनको आगे और डिटेल्स पढ़ेंगे लिंकेज क्रॉसिंग ओवर में, स्वीट पी प्लांट में। तो मेरा ये जो टॉपिक है कि मैं दोबारा कहता हूं, द टू प्योर प्लांट, दोबारा कहता हूं, टू प्योर प्लांट हैविंग 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर व्हेन क्रॉस्ड द इनहेरिटेंस ऑफ one dominant gene is independent of other. This is called law of independent assortment. मैं थर्ड लॉ का नाम नहीं लिखा, सुन लो, इसका नाम होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यही लॉ जो होता है थर्ड लॉ, क्या है थर्ड लॉ? अगर मैं लिखूंगा थर्ड लॉ के बारे में, ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये लॉ है, यही लॉ है। एंड इस तरीक़ा से मैंने मेंडल्स के तीनों लॉ को डिस्कस कर दिया। एंड मेरे जो लेक्चर 4 था, वो लेक्चर 4 के अंदर में जो भी टॉपिक था देख लिया तुम लोगों ने, वो खत्म हो गया।